नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका स्टडी विद गोविंद के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आज हम लोग राजस्थान के अंदर स्थित राष्ट्रीय उद्यानों के बारे में चर्चा करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं, राजस्थान में 3 राष्ट्रीय उद्यान हैं: रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान और दर्रा राष्ट्रीय उद्यान। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं हम लोग रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान से। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान आपके पड़ता है सवाई माधोपुर में। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? ये सवाई माधोपुर में। एक है आपके केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान को आपके घना पक्षी विहार के नाम से भी जाना जाता था आपके। तो ये केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान जो है ये पड़ता है आपके भरतपुर में। रणथंभौर हो गया सवाई माधोपुर में, केवलादेव हो गया भरतपुर में, और राजस्थान का तीसरा और नवीनतम राष्ट्रीय है दर्रा राष्ट्रीय उद्यान। दर्रा राष्ट्रीय उद्यान जो है आपके कोटा जिले में स्थित है। दर्रा राष्ट्रीय उद्यान कोटा में। हम लोग सबसे पहले जो चर्चा करेंगे वो करेंगे हम लोग रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान की। तो रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान, पहली बात तो ये कि कहाँ पर है, ये आपके सवाई माधोपुर में। दूसरी बात, 1980 में इसको राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा मिला था। याद रखिएगा, 1980 में राष्ट्रीय उद्यान घोषित हुआ, और राजस्थान में इससे पहले कोई भी राष्ट्रीय उद्यान नहीं था। तो याद रखिएगा, ये राज्य का क्या है, प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है आपके। 1980 में राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया आपके। अगले ही साल केवलादेव को राष्ट्रीय उद्यान घोषित कर दिया गया 1981 में। राष्ट्रीय उद्यान घोषित। तो याद रखिएगा, राजस्थान के अंदर 2 राष्ट्रीय उद्यान कंटिन्यूसली बने, 80 और 81। 80 में बना रणथंभौर, अगले साल बना आपके केवलादेव। 80, 81, 80 और 81, रणथंभौर और केवलादेव। दर्रा 12 का मतलब क्या हुआ, 2012। 9 जनवरी 2012 को राष्ट्रीय उद्यान घोषित हुआ। ये आपके 9 जनवरी 2012 को राष्ट्रीय उद्यान घोषित है। तो याद रखना है दर्रा 12 2012 में। तो बिल्कुल इजी है, 80, 81 और दर्रा 12। 80, 81, 12, 80, 81, 12। आपके 80 में बड़ा रणथंभौर राज्य का पहला क्या है, राष्ट्रीय उद्यान है। अगर हम लोग बात करें मित्रों रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान की, तो रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान का जो क्षेत्रफल है वो है आपके 393 वर्ग किलोमीटर। रणथंभौर जो है आपके 393 वर्ग किलोमीटर पे फैला हुआ है। वहीं अगर केवलादेव की बात करूं आपके, तो ये मात्र 29 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। और दर्रा की बात की जाए तो दर्रा राष्ट्रीय उद्यान जो है 199 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है। दर्रा जो है आपके 199, केवलादेव 29 और रणथंभौर 393। तो आप देख सकते हैं राजस्थान का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, तो रणथंभौर राज्य का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान। राज्य का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान। सबसे पहला राष्ट्रीय उद्यान भी रणथंभौर ही है। राजस्थान में बड़ा पहला राष्ट्रीय उद्यान रणथंभौर। राज्य का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, तो भी आपके रणथंभौर है। और नवीनतम जो राष्ट्रीय उद्यान है वो कौन सा, आपके दर्रा। राजस्थान का नवीनतम राष्ट्रीय उद्यान है। और राजस्थान में क्षेत्रफल में सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, तो आप क्या बताओगे, केवलादेव। तो मित्रों करते हैं शुरुआत हम लोग रणथंभौर से। पहली बात तो आपके दिमाग में सेट हो गई होगी, 80, 81, दर्रा 12 2012 में बना आपके। तो 80 में रणथंभौर, अगले साल आपके केवलादेव। राज्य में 2 राष्ट्रीय उद्यान कंटिन्यूसली बने। अब बात करते हैं रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान की। तो याद रखिएगा मित्रों, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान को बाघों की भूमि, लैंड ऑफ टाइगर, बाघों की भूमि या बाघों का घर कहते हैं आपके। तो इसे बाघों की भूमि या बाघों का क्या कहा जाता है, घर कहा जाता है, लैंड ऑफ टाइगर कहा जाता है। क्यों कहते हैं बाघों की भूमि इसे,
तो याद रखिएगा ये राष्ट्रीय उद्यान बनने के 6 साल पहले, -6 करो कितने होंगे आपके 1974। 1974 में इसे आपके टाइगर प्रोजेक्ट बाघ परियोजना में शामिल किया गया। 1974 में इसे टाइगर परियोजना में क्या किया गया, शामिल किया गया। आपके राजस्थान में पहली बार बाघ परियोजना आई थी 1974 के अंदर। अब आपके सीधा दिमाग सवाल उठेगा, गुरुजी ये बाघ परियोजना क्या है। तो मित्रों देश में जिक्र करते हैं हम लोग बाघ परियोजना का, तो देश में आपके बाघों के संरक्षण हेतु बाघ संरक्षण अधिनियम बनाया गया 1973 के अंदर। इसी बाघ संरक्षण अधिनियम के तहत ही आपके बाघ परियोजना की क्या की गई, शुरुआत की गई 1 अप्रैल 1973 को। याद रखिएगा बाघ परियोजना की शुरुआत कब हुई थी, 1 अप्रैल 1973 को। बाघ परियोजना का जो जनक है या बाघ परियोजना की जो शुरुआत करने का श्रेय जाता है, ये श्रेय जाता है कैलाश सांखला को। जोधपुर के थे ये कैलाश सांखला। आपके इनको टाइगर मैन ऑफ इंडिया, भारत में बाघ परियोजना का जनक कहा जाता है। भारत में बाघ परियोजना का जनक टाइगर मैन ऑफ इंडिया किसको कहा जाता है, कैलाश सांखला। सीधा सवाल पूछे मित्रों आपसे कि राजस्थान में बाघ परियोजना का जनक किसे कहते हैं, तो भी क्या बताओगे आप लोग, कैलाश सांखला। गलत हो जाएगा आपके। याद रखना कैलाश सांखला को देश में बाघ परियोजना का जनक कहा जाता है। राजस्थान में बाघ परियोजना आई थी 1974 में, और जब राजस्थान में 1974 में बाघ परियोजना आई, इस समय यहाँ के वन रक्षक, इस समय यहाँ के वन रक्षक या वनपाल, वन रक्षक या वनपाल फतेह सिंह राठौड़ थे। फतेह सिंह राठौड़ थे। इसलिए फतेह सिंह को राज्य में बाघ परियोजना का जनक कहते हैं। राज्य में बाघ परियोजना का जनक कहते हैं। तो याद रखिएगा मित्रों देश में बाघ परियोजना का जनक कौन है आपके, तो कैलाश सांखला। और राजस्थान के अंदर बाघ परियोजना के जनक कौन कहलाते हैं, तो राजस्थान में पहली बार बाघ परियोजना आई थी रणथंभौर में, और उस समय यहाँ के वनपाल जो थे वो फतेह सिंह जी थे। तो फतेह सिंह जी को राजस्थान में और देश में कैलाश सांखला। दोनों के दोनों ही जोधपुर के हैं। आपके फतेह सिंह जी भी जोधपुर के और कैलाश सांखला भी जोधपुर के हैं। एक तो टाइगर मैन ऑफ इंडिया है और एक टाइगर मैन ऑफ राजस्थान है। तो मित्रों बाघ परियोजना की शुरुआत हुई 1973 के अंदर। जनक कहलाते हैं कैलाश सांखला। भारत में अब तक 50 स्थान बाघ परियोजना में शामिल हो गए हैं। तो टोटल बाघ परियोजनाएं भारत में कितनी हैं आपके, 50 स्थानों को बाघ परियोजना के अंतर्गत शामिल किया जा चुका है। इनमें से आपके राज्य में राजस्थान में अब तक आपके 3 स्थान बाघ परियोजना में क्या हो गए हैं, शामिल हो चुके हैं। तो राजस्थान में 3 स्थान कौन कौन से हैं जो बाघ परियोजना में शामिल है, तो इसमें से एक तो आपको भी पता ही है, अभी बताया कौन सा, रणथंभौर बाघ परियोजना में शामिल हुआ आपके 1974 के अंदर। अब चौका लगाओ, चौका लगाते क्या आएगा, 74 के बाद 78, और 78 में आपके क्या आ गया, सरिस्का अलवर बाघ परियोजना में शामिल हुआ आपके 1978 के अंदर। तो याद रखिएगा चौका लगाओ, रणथंभौर चौका लगाते कहाँ हो गए, सरिस्का 1978 में बाघ परियोजना में शामिल हुआ। और तीसरा राजस्थान का जो बाघ परियोजना में शामिल स्थान है वो है आपके दर्रा राष्ट्रीय उद्यान कोटा। दर्रा 2012 में तो ये राष्ट्रीय उद्यान बना, और अगले साल आपके 2013 में इसको बाघ परियोजना में क्या कर दिया गया, शामिल कर दिया गया आपके। तो याद रखिएगा
रणथंभौर 74 में चौका लगा के आए, 78 में सरिस्का और 2012 में दर्रा बनाता राष्ट्रीय उद्यान और अगले साल 2013 में इसको बाघ परियोजना में शामिल किया गया। राजस्थान में 3 बाघ परियोजनाएं हैं हमारे और पूरे देश में कितनी है 50 है। याद रखिएगा मित्रों, बाघ परियोजना की हमने बात की है ना। बाघों की गणना कब की जाती है? तो याद रखिएगा प्रति 4 वर्ष में बाघों की क्या की जाती है? गणना की जाती है। ये आपको याद रखना है। जैसे आपको सवाल पूछ ले कि आपके वनों की गणना कब करते हैं, इसी तरीके सवाल पूछ दे पशुओं की गणना कब करते हैं, बाघों की गणना कब करते हैं और जनगणना कब की जाती है। तो याद रखो मित्रों, वन गणना, वन क्या होता है? 1, तो वन के बाद क्या आएगा? 2, तो ये याद रखना प्रति 2 वर्ष में वनों की गणना की जाती है। 1 यानी 1 और वन के बाद क्या आता है? 2, तो वनों की गणना कितने सालों में होगी? 2। प से पशु, प से 5, प्रति 5 वर्ष में आपके पशुओं की गणना की जाती है। प से पशु, प से 5। बा गाँव में बा होता है ना, तो बा को क्या बोलते हैं? बात है तो 4 दिन और मेहमान हो। बान कहीं क्या है? बात है तो 4 दिन और मेहमान हो। तो बाघों की गणना कितने दिन में होती है? 4 वर्ष में होती है। तो बा को बोलना बात है तो 4 दिन और मेहमान हो, तो बाघों की गणना 4। और जनता आपके 10 नंबरी, तो याद रखिएगा प्रति 10 वर्ष में जनगणना की जाती है। 1 के बाद आता है 2, तो वनों की हो गई 2 सालों में। प से पशु, प से 5। बा से बाघ कितने सालों के मेहमान है? 4 सालों के। और जनगणना कितने सालों में होती है? आपके 10 वर्ष में की जाती है। तो बाघों की गणना प्रति 4 वर्ष में होती है। अखिल भारतीय बाघ गणना की बात कर रहा हूँ मैं आपके, ठीक है। तो अखिल भारतीय बाघ गणना जो प्रथम हुई थी वो हुई थी आपके 2006 के अंदर, और जो द्वितीय बाघ गणना थी सेकंड, वो हो गई ऑटोमेटिकली 2010 में। 4 जोड़ दो। और तीसरी जो बाघ गणना है आपके वो हुई 2014 में। और नवीनतम चौथी बाघ गणना, 4th नवीनतम जो बाघ गणना हुई है वो हुई है 2018 की बाघ गणना। और 2018 की बाघ गणना के जो आंकड़े आए थे वो आए थे बाघ दिवस पर 29 जुलाई 2019 को आपके श्री नरेंद्र मोदी द्वारा, श्री नरेंद्र जी मोदी द्वारा आंकड़े जारी किए गए आपके। तो याद रखिएगा नवीनतम बाघ गणना 2018 की अखिल भारतीय बाघ गणना है। और ये जो नवीनतम बाघ गणना है आपके, इसके अनुसार देश के अंदर जो कुल बाघ है वो है आपके 2967 बाघ है टोटली। तो बाघों की गणना जो है आपके प्रति 4 वर्ष में की जाती है। नवीनतम बाघ गणना 2018 में हुई और बाघों की जो भारत में कुल संख्या है वो है आपके 2967 बाघ है। याद रखिएगा मित्रों, आपके बाघों की संख्या में 141 बाघों की संख्या में क्या हुई है? वृद्धि हुई हमारे 2014 के मुकाबले। 33% है ये वृद्धि आपके बाघों की संख्या में। कितने प्रतिशत है आपके? 33% है बाघों। अगर हम लोग बात करें विश्व की, तो विश्व के 75% बाघ भारत में हैं आपके। दुनिया के 75% बाघ भारत में हैं। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें बाघों की, तो सर्वाधिक बाघ हमें कहाँ देखने को मिलेंगे? तो याद रखिएगा सर्वाधिक बाघ मध्य प्रदेश में मिलते हैं। और दूसरे सर्वाधिक बाघ इस बार हमें देखने को मिले कर्नाटक के अंदर। 526 मध्य प्रदेश, 524 आपके कर्नाटक में। गोवा में हमें न्यूनतम बाघ देखने को मिले हैं, 3 बाघ गोवा के अंदर। ऐसे बहुत सारे राज्य हैं जहाँ बाघ मिले ही नहीं है आपके, जैसे मणिपुर है, नागालैंड है, यहाँ पर आपके बाघों की संख्या 0 दर्ज की गई है आपके। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें मित्रों बाघों की, तो देश में टोटली आपके 50 स्थान बाघ परियोजना में शामिल है। और इस बार जब हमने बाघ गणना की 2018 की, तो तीन स्थान
ऐसे हैं जहाँ पे आपके बाघ परियोजना होने के बावजूद भी बाघ नहीं मिला एक भी। इसमें आपके एक तो आती है बुक्सा बाघ परियोजना, पश्चिम बंगाल की ये बुक्सा बाघ परियोजना है जहाँ पर एक भी बाघ देखने को नहीं मिला। इसके अलावा है आपके एक पलामू आपके झारखंड की बाघ परियोजना है जहाँ हमें एक भी बाघ देखने को नहीं मिला। और एक है आपके दम्पा बाघ परियोजना मिजोरम के अंदर, और यहाँ पर भी एक भी बाघ देखने को नहीं मिला। तो बाघ परियोजना होने के बावजूद भी यहाँ पर हमें बाघ देखने को नहीं मिला है। तो मित्रों ये थी थोड़ी सी बाघों से संबंधित जानकारी। अब हम लोग वापस पहुँचते हैं हमारे रणथंबोर राष्ट्रीय उद्यान सवाई माधोपुर। तो रणथंबोर राष्ट्रीय उद्यान के बारे में सबसे पहले हमने बात की कि 1980 में 393 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल है, बाघों की भूमि कहलाता है। और 6 साल पहले राष्ट्रीय उद्यान बनने के 6 साल पहले 1980 में राष्ट्रीय उद्यान बना, उससे 6 साल पहले 1974 में इसे बाघ परियोजना में शामिल किया गया। फतेह सिंह जी को बाघ परियोजना का क्या कहा जाता है, जनक कहा जाता है। 2 बातें मित्रों आप लोग और याद रखिएगा। एक तो आपके बाघ दिवस कब मनाया जाता है आपके, तो याद रखिएगा 29 जुलाई को टाइगर डे यानी बाघ दिवस मनाया जाता है। और राज्य में अगर बाघों की संख्या पूछ ले आपसे, राज्य में बाघों की संख्या, तो याद रखिएगा मित्रों अभी जो अखिल भारतीय गणना हुई थी बाघों की 2018, इसके अनुसार राजस्थान के अंदर जो बाघों की संख्या है वो है आपके 69 बाघ हैं। राजस्थान के अंदर एक बाघिन प्रसिद्ध थी आपके T16 बाघिन, जिसका नाम था आपके मछली। T16 बाघिन जिसे हम लोग क्या कहते थे, मछली बाघिन प्रसिद्ध थी, मछली बाघिन प्रसिद्ध थी आपके। थी का मतलब क्या हुआ आपके, याद रखिएगा 16 की मृत्यु ही 16 में हो गई। 2016 में इसकी क्या हो गई आपके, मृत्यु हो गई। 16 की मृत्यु ही का हुई, 16 में हुई। इसके पीछे छोटा सा इत्तेफाक है मित्रों। अगर हम लोग देखें तो यहाँ रणथंबोर के अंदर आपके मछली भी है, और रणथंबोर में एक बाघ भी था T39 जिसका नाम है आपके सुल्तान बाघ। अब हुआ यूँ कि आपको पता है सरिस्का बाघ परियोजना में शामिल है, लेकिन यहाँ बाघ सुरक्षित नहीं है। तो 2012-16 के आसपास यहाँ पर एक परियोजना चलाई थी, टाइगर री इंट्रोडक्शन कार्यक्रम। इस परियोजना के तहत जो है सुल्तान को हेलीकॉप्टर में डालकर आपके कहाँ पे शिफ्ट कर दिया गया, सरिस्का में। अब पीछे जो है मछली अपने अलग अकेली हो गई आपके बेचारी, और एक पेड़ के नीचे चुपचाप बैठ गई, और बैठे बैठे ना खाना खाए ना कुछ पिए, बस एक ही गाना गाए, जग घूमिया थारे जैसा ना कोई। सुल्तान था बेचारा। तो आखिरकार 2 महीने बाद मछली की क्या हो गई, सुल्तान के वियोग में मृत्यु हो गई। हालांकि मित्रों ऐसा कुछ नहीं है, मछली बहुत ही बूढ़ी हो गई थी और उसके जाने के दिन आ गए थे। याद रखिएगा मछली जब जीवित थी तो यूनेस्को ने इसको वर्ल्ड की सबसे खूबसूरत बाघिन घोषित किया था, और मृत्यु के बाद यूनेस्को द्वारा इसे लाइफ टाइम अचीवमेंट दिया गया। यूनेस्को द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट मिला था आपके मछली को, लाइफ टाइम अचीवमेंट मिला। तो यूनेस्को ने दुनिया की अब तक की सबसे अच्छी बाघिन घोषित किया आपके मछली को। ये पानी में चली जाती थी इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया, मछली नाम पड़ गया। और पानी में जाकर आपके मगरमच्छ को मार के बाहर आ जाती थी, इसीलिए इसका नाम पड़ गया क्रोकोडाइल किलर। तो इसे क्रोकोडाइल किलर भी कहते थे आपके। तो याद रखिएगा मगरमच्छ को मार के बाहर आने के कारण इसको क्रोकोडाइल किलर के नाम से जाना जाता था। इसकी एक पुत्री भी है बाघिन की, प्रसिद्ध है T17। कृष्णा पूनिया के नाम पर इस T17 को नाम दिया गया कृष्णा बाघिन। तो ये जो T17 कृष्णा है ये मछली की क्या है आपके पुत्री हैं।
तो बाघों के लिए प्रसिद्ध है आपका रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान सवाई माधोपुर। अगर मित्रों हम लोग बात करें बांधों की कि रणथंभौर का बांध कौन सा प्रसिद्ध है, तो याद रखिएगा यहाँ पर आपके एक बांध प्रसिद्ध है लाहपुर बांध। रणथंभौर का सबसे बड़ा बांध है आपके लाहपुर बांध, बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। अगर हम लोग बात करें वृक्ष का कि यहाँ सर्वाधिक कौन से वृक्ष पाए जाते हैं, तो याद रखिएगा अमलतास के वृक्ष रणथंभौर में सर्वाधिक पाए जाते हैं। अमलतास के वृक्ष रणथंभौर में क्या पाए जाते हैं, सर्वाधिक पाए जाते हैं। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें रणथंभौर की तो प्रसिद्ध स्थान रणथंभौर में कौन कौन से स्थान प्रसिद्ध है, तो यहाँ पर एक तो मित्रों त्रिनेत्र गणेश जी का मंदिर, सवाल पूछा जा चुका है त्रिनेत्र गणेश जी का मंदिर कहाँ पर स्थित है, रणथंभौर में। इसके अलावा रणथंभौर में ही जोगी महल स्थित है आपके, या यहीं पर आपके कुक्कुर घाटी स्थित है, कुक्कुर घाटी। तो ये ध्यान रखिएगा आप लोग, त्रिनेत्र गणेश जी का मंदिर, जोगी महल, कुक्कुर घाटी, ये सब कहाँ पर है आपके रणथंभौर में। इसके अलावा यहाँ पर आपको पद्म तालाब देखने को मिलेगा, मलिक तालाब देखने को मिलेगा। तो पद्म तालाब, मलिक तालाब या राजबाग तालाब, राजबाग तालाब की जगह कहीं कहीं पे राजबाग झील भी लिखा हुआ मिलता है। तो पद्म, मलिक और राजबाग ये तालाब कहाँ पर है आपके रणथंभौर में। त्रिनेत्र गणेश जी का मंदिर, जोगी महल और कुक्कुर घाटी भी कहाँ पर है आपके रणथंभौर में स्थित है। अगर रणथंभौर के अन्य जीवों की बात करें मित्रों, तो वैसे तो रणथंभौर बाघों के लिए प्रसिद्ध है, लेकिन इसके अलावा आपको यहाँ पर चित्तल भी देखने को मिलेगा। इसके अलावा रणथंभौर में आपको घड़ियाल भी देखने को मिलेगा, नील गाय देखने को मिलेगी। इसके अलावा रणथंभौर में आपके रीछ पाया जाता है, जरख पाया जाता है रणथंभौर के अंदर। रीछ, जरख, नील गाय, घड़ियाल, चित्तल ये रणथंभौर के मुख्य क्या है, जीव हैं। अगर हम लोग बात करें नदियों की कि रणथंभौर से कौन सी नदियां गुजरती है, तो याद रखिएगा मित्रों रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान से चंबल और बनास नदियां मुख्य रूप से गुजरती हैं। चंबल और बनास नदियों का संबंध आपके इसी रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान से ही है। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान में मित्रों आपके जो है एक परियोजना चलाई गई थी, इंडियन इको डेवलपमेंट परियोजना, इंडियन इको डेवलपमेंट परियोजना। इंडियन इको डेवलपमेंट प्रोजेक्ट या इंडियन इको डेवलपमेंट परियोजना 1998 से 2004 के मध्य विश्व बैंक के सहयोग से आपके यहाँ पर चलाई गई थी। विश्व बैंक, ये कांस्टेबल में सवाल पूछा गया था आपके, इंडियन इको डेवलपमेंट परियोजना जो है आपके या इंडियन इको डेवलपमेंट प्रोजेक्ट जो है आपके कहाँ पर चलाया गया, तो 1998 से 2004 के बीच में विश्व बैंक के सहयोग से यहाँ पर आपके रणथंभौर में ये चलाया गया। तो ये हो गया मित्रों आपके रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान कंप्लीट। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और चलते हैं केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान सवाई माधोपुर में। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान रणथंभौर 1980 में बना। अगले ही साल आपके राष्ट्रीय उद्यान कौन बनता है, केवलादेव। पूरी की पूरी रणथंभौर से कंपेयर करके हमें केवलादेव को लिखना है। वो आपके 393 वर्ग किलोमीटर है, तो ये कितना है आपके 29 वर्ग किलोमीटर। रणथंभौर को बाघों की भूमि कहते हैं, तो केवलादेव को पक्षियों का स्वर्ग कहते हैं। इसे पक्षियों का स्वर्ग कहते हैं आपके, पक्षियों का स्वर्ग कहते हैं आपके केवलादेव को। वो बाघों की भूमि है, तो ये पक्षियों का स्वर्ग है। अब देखो रणथंभौर 1980 में राष्ट्रीय उद्यान बना, उससे 6 साल पहले 1974 में किस में शामिल हुआ, बाघ परियोजना में। तो केवलादेव आपके 1981 में बना था और उससे 2 साल बाद में
1983 में इसे आपके जो है रामसर क्षेत्र में शामिल किया गया। 1983 में रामसर क्षेत्र में शामिल हुआ आपका केवलादेव। अब आपके दिमाग में सवाल उठेगा, गुरुजी ये रामसर क्षेत्र क्या है? तो आइए देखते हैं मित्रों रामसर के बारे में। रामसर मित्रों एक सम्मेलन हुआ था, रामसर सम्मेलन। रामसर सम्मेलन कब हुआ? तो 2 फरवरी 1971 को ईरान में ये सम्मेलन हुआ था। क्या कहा गया इस सम्मेलन के अंदर? तो इस सम्मेलन में मित्रों आपके डिसीजन लिया गया कि विश्व के उन नम या आर्द्र स्थानों को, विश्व के उन नम या आर्द्र स्थानों को रामसर क्षेत्र घोषित करना, रामसर क्षेत्र घोषित करना, जहां किसी जीव को संरक्षण दिया जा सके, जहां किसी जीव को संरक्षण दिया जा सके। तो याद रखिएगा मित्रों इसमें मुख्य 2 बातें आती हैं। एक तो आपके विश्व के उन नम या आर्द्र स्थानों को चिन्हित करना है, स्थान कैसा होना चाहिए? नम या आर्द्र होना चाहिए। दूसरा, किसी जीव को संरक्षण दिया जा सके, ऐसे स्थानों को रामसर क्षेत्र घोषित किया जाता है। तो इसीलिए मित्रों 2 फरवरी को जो है विश्व नम या आर्द्र दिवस मनाया जाता है। विश्व नम या आर्द्र दिवस, इसे आपके रामसर दिवस भी कहते हैं। तो रामसर दिवस कब मनाते हैं? तो रामसर दिवस मनाया जाता है 2 फरवरी को। एक चीज़ याद रखिएगा, 2 फरवरी 2006 को नरेगा की शुरुआत हुई थी, इसीलिए 2 फरवरी को आपके नरेगा दिवस भी मनाते हैं। और 2 फरवरी को ही आपके रामसर दिवस या विश्व नम या आर्द्र दिवस मनाया जाता है। तो तब से आपके रामसर क्षेत्र घोषित होने लग गए और भारत में अब तक आपके 37 स्थान रामसर में शामिल हो चुके। देश में अब तक 37 स्थान जो है वो आपके रामसर में क्या हो चुके हैं? शामिल हो चुके हैं। और इन 37 स्थानों में से 2 स्थान आपके राज्य के शामिल है। 2 स्थान राजस्थान के हैं जो रामसर में शामिल हो चुके हैं। इन 2 स्थानों में आपको एक तो पता ही है कौन? केवलादेव 1983 में आपके रामसर में शामिल हुआ। केवलादेव भरतपुर 1983 में रामसर में क्या हुआ? शामिल किया गया। और अगर हम लोग राजस्थान का दूसरा स्थान देखें जो रामसर में शामिल है तो वो है आपका सांबर। सांबर कहाँ पर है मित्रों? जयपुर में। 1990 में क्या हुआ? रामसर शामिल हुआ। अब आपके दिमाग में सवाल उठेगा कि गुरुजी किसी जीव को संरक्षण दिया जा सके, ऐसे स्थानों को रामसर में शामिल किया जाता है, तो बताओ केवलादेव को किस जीव के संरक्षण हेतु रामसर में शामिल किया गया? तो याद रखिएगा मित्रों, यहाँ पर साइबेरियन क्रेन या साइबेरियन सारस पाया जाता है, इसके संरक्षण हेतु रामसर में डाला गया केवलादेव को। सांबर की बात करें तो सांबर में एक तो आपके पाए जाते हैं कुर्जा पक्षी और एक आपके गुजरात का राज्य पक्षी राजहंस हमें सांबर में देखने को मिलता है। तो कुर्जा पक्षी और राजहंस के संरक्षण है तो सांबर को रामसर में डाला गया। राजस्थान का जो चंबल का क्षेत्र है मित्रों, ये रामसर क्षेत्र में शामिल के लिए प्रस्तावित हैं आपके। तो ये है मित्रों रामसर की बात। वापस चलते हैं हम लोग अपने केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान पर। रणथंभौर 80 में बना, अगले साल केवलादेव बना। वो 393, ये 29, उसे बाघों की भूमि, इसे पक्षियों का स्वर्ग कहते हैं। वो राष्ट्रीय उद्यान बनने के 6 साल पहले 74 में बाघ परियोजना में शामिल हुआ। ये आपके राष्ट्रीय उद्यान बना 81 में और 2 साल बाद किस में शामिल हुआ? आपके रामसर में शामिल हुआ। और इसके 2 साल बाद 1985 में इसे आपके 1985 में इसे आपके यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर
धरोहर की जगह हम लोग प्राकृतिक सूची नाम लें तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा। विश्व प्राकृतिक सूची में शामिल किया गया, वर्ल्ड नेचुरल साइट घोषित किया गया आपके यूनेस्को द्वारा 1985 में केवलादेव को। तो याद रखिएगा 1985 में यूनेस्को द्वारा इसे विश्व की प्राकृतिक सूची में शामिल किया गया। किसके प्रयासों से? तो डॉक्टर सलीम अली के प्रयासों से, डॉक्टर सलीम अली के प्रयासों से इसे जो है आपके यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया। केवलादेव को डॉक्टर सलीम अली की कर्मस्थली कहते हैं आपके, केवलादेव को जो है आपके डॉक्टर सलीम अली की कर्मस्थली कहा जाता है। इनको भारत में पक्षी विज्ञान का जनक कहा जाता है, पक्षी विज्ञान का जनक, बर्ड मैन ऑफ इंडिया कहते हैं डॉक्टर सलीम अली को। जम्मू कश्मीर के अंदर आपके डॉक्टर सलीम अली के नाम से राष्ट्रीय उद्यान भी है। कोयम्बटूर के अंदर डॉक्टर सलीम अली आपके पक्षी अनुसंधान केंद्र भी है। कोयम्बटूर आपके तमिलनाडु में पड़ता है। तो कर्मस्थली किसे कहते हैं? डॉक्टर सलीम अली की। तो याद रखिएगा केवलादेव, और केवलादेव को यूनेस्को की वर्ल्ड नेचुरल साइट में किसके प्रयासों से शामिल किया गया? तो याद रखिएगा डॉक्टर सलीम अली के प्रयासों से। राजस्थान के मित्रों 9 स्थान हैं जिसको यूनेस्को की सूची में शामिल किया जा चुका है, जिनमें से आपके 6 तो किले हैं जो यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल हो चुके हैं। राजस्थान के ये 6 किले याद रखने हो तो याद रखिएगा आम, गाजर, चिक्कू, आम, गाजर, चिक्कू, आमेर, गागरोन, चित्तौड़गढ़, कुंभलगढ़ और जैसलमेर। और आपके आमेर, गागरोन, जैसलमेर और रणथंभौर। तो ये आपके टोटल हो गए कितने? 6 किले जो यूनेस्को की सूची में शामिल है। आप ट्रिक के माध्यम से भी याद रख सकते हैं और ऐसे भी याद रख सकते हैं कि भाई 4 किले तो इधर मेवाड़ साइड के हो जाते हैं, चित्तौड़, कुंभलगढ़, गागरोन और रणथंभौर। उसके 4 किले मेवाड़ के याद करके सीधे कहाँ चले जाओगे? जैसलमेर के किले में। जैसलमेर का सोनारगढ़ कितने हो गए? 5। फिर सीधे चले जाओ आप लोग जयपुर, कौन सा? आमेर। तो देखो वापस दिमाग सेट करो, 4 तो कहाँ के हैं? मेवाड़ साइड के। एक तो हो गया आपका चित्तौड़, कुंभलगढ़ और रणथंभौर और गागरोन, ये इधर मेवाड़ साइड के हो गए। फिर हम सीधे कहाँ पहुँचे? जैसलमेर का सोनार, 5। फिर कहाँ चले जाओगे? राजधानी जयपुर में आमेर, 6 किले हो गए। और जयपुर पहुँच गए हो तो जयपुर में 2 स्थान और है, टोटल जयपुर में 3 है। एक तो आमेर का किला, इसके अलावा 2 स्थान और है। एक है आपके जंतर मंतर जो यूनेस्को की सूची में शामिल है। इसके अलावा आपके जयपुर का परकोटा जो है, आपके जयपुर का परकोटा, वो इसकी सूची में शामिल है। और 9वां स्थान आपको पता ही है कौन सा? केवलादेव है जो आपके यूनेस्को की सूची में शामिल है। तो 6 तो किले हो गए, वापस दिमाग सेट कीजिए। 4 मेवाड़ साइड के, कुंभलगढ़, चित्तौड़गढ़, रणथंभौर और घाघरोन। फिर सीधे कहाँ चले जाओगे? जैसलमेर, आमेर। फिर चले गए राजधानी जयपुर का, जैसलमेर, सोनार और जयपुर का आमेर। जयपुर में 2 चीज़ें और है, जंतर मंतर और परकोटा। कितने हुए? 8। और एक हो गया आपका केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान भरतपुर। तो ये आपके 9 स्थान हैं यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल। बात कर रहे हैं हम लोग केवलादेव की। तो 1981 में राष्ट्रीय उद्यान बना, 2 साल बाद रामसर में और उसके 2 साल बाद आपके यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल हो गया। अब अगर मित्रों हम लोग इधर देखें रणथंभौर में, तो रणथंभौर में आपके कौन प्रसिद्ध है? T16 बाघिन प्रसिद्ध है। तो यहाँ पर आपके साइबेरियन क्रेन या सारस प्रसिद्ध हैं। याद रखिएगा साइबेरियन क्रेन या सारस प्रसिद्ध है इसमें केवलादेव के अंदर। और ये आते हैं रूस के साइबेरिया से आते हैं शीतकाल में आते हैं। कहाँ से आते हैं? तो रसिया के साइबेरिया स्थान से ये शीतकाल में हमारे केवलादेव भरतपुर आते हैं, साइबेरियन क्रेन या सारस। अब अगर हम लोग बात करें मित्रों
तो उधर आपके कौन सा बांध प्रसिद्ध है? लाहापुर बांध प्रसिद्ध है रणथंभौर में। तो यहाँ अगर हम लोग देखें केवलादेव में कौन सा बांध प्रसिद्ध है, तो याद रखिएगा अजान बांध। अजान बांध केवलादेव का पेयजल स्रोत कहलाता है। ये सीधा सवाल पूछा जाता है, केवलादेव का पेयजल स्रोत किसे कहते हैं? अजान बांध। या फिर केवलादेव की जीवन रेखा किसे कहते हैं? तो केवलादेव की जीवन रेखा अजान बांध को कहा जाता है। केवलादेव का पेयजल स्रोत या केवलादेव की जीवन रेखा अजान बांध को कहते हैं। अब अगर देखें उधर, तो बांध के बाद उधर वृक्ष कौन सा है रणथंभौर में? तो अमलतास के वृक्ष रणथंभौर में सर्वाधिक है। तो केवलादेव, क से केवलादेव, क से कदम्ब के वृक्ष यहाँ पर सर्वाधिक देखने को मिलेंगे। आपके रणथंभौर में अमलतास के वृक्ष सर्वाधिक देखने को मिलेंगे, केवलादेव में आपको कदम्ब के वृक्ष सर्वाधिक देखने को मिलेंगे। क से केवलादेव, क से कदम्ब। अगर बात करें नदियों की, तो उधर आपके जो है कौन सी नदियाँ बताई थी मैंने? चंबल और बनास बताई थी। तो इधर केवलादेव के अंदर आपके जो है एक तो बाण गंगा नदी, बाण गंगा नदी पर ही यह अजान बांध बना हुआ है, और एक आपके गंभीर नदी। तो ये गंभीर और बाण गंगा ये इसी केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान से होकर गुजरती हैं। इसके अलावा अन्य विशेषता की बात करें मित्रों, तो यहाँ पर आपके एच्चा घास पाई जाती है। एच्चा घास व पायथन, पायथन में समझते हो आप लोग? पायथन पाए जाते हैं। पायथन का मतलब होता है अजगर। तो यहाँ हमें अजगर देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पर एच्चा घास और पायथन पाए जाते हैं, इसलिए इसे पायथन पॉइंट कहते हैं। इसलिए इसे पायथन पॉइंट कहते हैं। ये कई बार सवाल पूछा जा चुका है। पायथन पॉइंट के नाम से किसको जाना जाता है? केवलादेव को पायथन पॉइंट कहते हैं। पायथन का मतलब होता है अजगर। तो यहाँ अजगर पाए जाते हैं, पायथन पाए जाते हैं, पायथन पॉइंट कहलाता है। एच्चा घास भी हमें यहाँ पर देखने को मिल जाती है। तो ये हो गया मित्रों केवलादेव, पूरा का पूरा रणथंभौर से कंपेयर करके आपको पढ़ना है। अब हम लोग चलते हैं कहाँ पर? राजस्थान के तीसरे राष्ट्रीय उद्यान। कौन सा है आपका? दर्रा राष्ट्रीय उद्यान। एक बार वापस दिमाग के घोड़े दौड़ाएं सभी विद्यार्थी। रणथंभौर बना 80 में, अगले साल बना कौन? केवलादेव 1981, 80-81। और ये तो नाम से स्पष्ट है, दर्रा 12, दर्रा 12 में बना आपके। और 12 में राष्ट्रीय उद्यान बनते ही अगले साल 2013 के अप्रैल 2013 में इसे बाघ परियोजना में क्या कर दिया गया? शामिल कर दिया गया। तो बाघ परियोजना में शामिल, तो बिल्कुल इजी है इसका। तो आपके 12 में बना, अगले साल बाघ परियोजना में शामिल हो गया। तो एक बार वापस सोचो, रणथंभौर 80 में बना, 6 साल पहले 1974 में बाघ परियोजना में शामिल। अगले साल बना केवलादेव 81 में, 2 साल बाद 83 में रामसर में, और 2 साल बाद 85 में आपके यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल। ये बना दर्रा 12, और अगले साल बाघ परियोजना शामिल हुआ 13 के अंदर। और यहाँ पर जो है आपके ओदियाँ पाई जाती है। दर्रा राष्ट्रीय उद्यान में क्या पाई जाती है? ओदियाँ पाई जाती हैं। अब आप कहोगे गुरुजी ये ओदियाँ क्या होती है? तो देखो मित्रों, पुराने ज़माने में जब राजा महाराजा, जब बंदूकें वगैरह नहीं होती थी, तो तीर बाण से शिकार करते थे। उस समय की बात है। राजा महाराजा जब शिकार करने जाते थे तो रानी कहती थी, ओ जी मैं भी तुम्हारे साथ चलूँगी। तो राजा कहता था, बावड़ी हो गई है क्या? मैं शिकार करने जा रहा हूँ, फिल्म देखने थोड़ी जा रहा हूँ, है ना। तो रानी कहती थान तो ले जाओ ना, मन ही कौन नहीं थे, तो रोज़ रोज़ नाटक करो। तो बेचारा राजा फंस जाता था। अब रानी को ले जाए तो जानवर वगैरह खा जाए तो रानी लाएगा कहाँ से वापस, और नहीं लेके जाए तो रानी गुस्सा हो जाएगी और मामला गड़बड़ हो जाएगा। तो ऐसे में जंगल में क्या बनाए जाते थे? ऊंचाई पर पिंजरे बनाए जाते
थे आपके, सीढ़ियाँ लगी हुई होती थी, राजा रानी अंदर चढ़ जाते थे, अंदर सोफा सेट लगा हुआ रहता, एक तरफ रानी बैठ जाती, एक तरफ राजा बैठ जाता। अब रानी राजा को देखे और राजा इधर उधर शिकार ढूंढे, कोई भी शिकार मिलता तो राजा तीर चलाता और शिकार के लग जाता तो रानी को बोलता, देख रानी मार निशानों केड़ो है, और नहीं लगता तो चुपचाप मुंह पे उंगली रख के बैठ जाता था। कुल मिला के मेरे कहने का मतलब ये है मित्रों कि राजा रानी के जानवरों के देखने के स्थान को क्या कहा जाता है? ओदिया कहा जाता है। राजा रानी के जानवरों के देखने के स्थान को ओदिया कहा जाता है। और ये ओदिया कहाँ पाई जाती है? आपके दर्रा राष्ट्रीय उद्यान कोटा में पाई जाती हैं। इसके अलावा आपका दर्रा राष्ट्रीय उद्यान क्यों प्रसिद्ध है? तो याद रखिएगा मित्रों, यहाँ पर अबली मिणी का महल स्थित है। अबली मिणी का महल स्थित है। आपके अबली मिणी का महल स्थित है, जिसे हाड़ौती का ताज महल कहते हैं। जिसे हाड़ौती का ताज महल कहते हैं। हाड़ौती का ताजमहल, अबली मिणी का महल जो कोटा में स्थित है, इसको हाड़ौती का क्या कहा जाता है? ताजमहल कहा जाता है। आपके अबली मिणी का महल कोटा। याद रखिएगा कौन कौन से ताजमहल, जैसे राजस्थान का ताजमहल किसको कहते हैं? आपके जसवंतथड़ा जोधपुर को राजस्थान का ताजमहल कहा जाता है। इसी तरीके से आपके कांठड़ का ताजमहल काका जी की नसीहा प्रतापगढ़ को कहते हैं। उसी तरीके से आपके मेवाड़ का ताजमहल जयसमंद झील के किनारे पर स्थित रूठी रानी के महल को मेवाड़ का ताजमहल कहते हैं। और हाड़ौती का ताजमहल अबली मिणी के महल जो कोटा में स्थित है उसको आपके मेवाड़ हाड़ौती का ताजमहल कहा जाता है। तो एक तो ओदियों के लिए प्रसिद्ध है और एक अबली मिणी के महल के लिए प्रसिद्ध है दर्रा राष्ट्रीय उद्यान। इसके अलावा मित्रों यहाँ पर गागरौनी तोता, गागरौनी तोता जिसे हम लोग हीरामन तोता कहते हैं, आपके पाया जाता है। हीरामन तोता, गागरौनी तोता को आपके टुईया तोता भी कहते हैं। टुईया तोता इंसान की जबान बोलता है ये तोता। आपके रतन सिंह जी का काम इसी ने बनाया था, इसी ने भी बिगाड़ा था। बनाया कैसे था? इसी ने रतन सिंह को बोला था कि एक सिंहलद्वीप की राजकुमारी है, तेरे से ब्याह करना चाहती है। रतन सिंह जी सिंहलद्वीप गए और पद्मिनी जी को लेके आ गए। अब बिगाड़ा कैसे? तो देखो मित्रों, ये जो है आपके रतन सिंह जी, इनका एक दरबारी था आपके राघव चेतन। अब ये राघव चेतन को आपके देश निकाला दे दिया रतन सिंह जी ने, और ये सीधा भाग के चला गया अलाउद्दीन खिलजी के पास में। राघव चेतन एक बहुत बड़ा कवि था, तो उसने पद्मिनी की खूबसूरती पर क्या लिख दी? कविता लिख दी। और ये कविता सीधी अलाउद्दीन खिलजी को सुना दी कि हे अलाउद्दीन खिलजी, तू दुनिया का सुल्तान है और दुनिया की सबसे खूबसूरत नारी जो पानी भी पीती है तो उसके कंठ से पानी जाता हुआ दिखता है। यूं यूं पूरा भिड़ा दिया अलाउद्दीन खिलजी को आपके। तो अलाउद्दीन खिलजी की 5 मिनट तो आंखें यूँ चित्त चकरा गई कि इतनी भी खूबसूरती दुनिया में होती है क्या। फिर एकदम से होश आया कि राघव चेतन फालतू की बातें मत कर, इतनी खूबसूरती तो परियों की होती है और परियां इस धरती पर नहीं होती है, भाग जा नहीं तो मैं तेरा सर कलम करवा दूंगा। तो राघव चेतन का विश्वास किया ही नहीं अलाउद्दीन खिलजी ने। तो राघव चेतन के पास में ये गागरौनी तोता था। तो राघव चेतन ने कहा, तोता तू इस बता मैं हाँच बोलूँ या झूठ बोलूँ? तोते ने बोला एकदम तय बोल रहा है। तब जाकर अलाउद्दीन खिलजी ने आपके बात मानी और पद्मिनी जी को देखने की लालसा से चित्तौड़ पर क्या किया? आक्रमण किया। ये पूरी बात हमें मलिक मोहम्मद जायसी के ग्रंथ पद्मावत में मिलती है। पद्मावत किसने लिखा था? आपके मलिक मोहम्मद जायसी के ग्रंथ पद्मावत में आपके इसका पूरा जिक्र मिलता है आपके। तो याद रखिएगा ये गागरौनी तोता या हीरामन तोता जो है आपके इसी दर्रा राष्ट्रीय उद्यान के अंदर पाया जाता है। वैज्ञानिक नाम याद रखिएगा, बहुत प्रसिद्ध है ये आपके गागरौनी तोता। पहले तो मुकुंदरा हिल्स अभयारण्य में ही रहता था, पर अब ये राष्ट्रीय उद्यान में रहता है तो थोड़े भाव बढ़ गए हैं गागरौनी तोते के। वैज्ञानिक नाम क्या है इसका? तो याद रखिएगा अलेक्जेंड्रिया,
अलेक्जेंड्रिया, पेरिकोटा, तो कोटा में तो ये है ही है आपके, तो कोटा तो पीछे लगाना ही है। अलेक्जेंड्रिया, तो याद रखिएगा मित्रों, दुनिया का महान विजेता कहते हैं हम लोग सिकंदर महान को, और सिकंदर का पूरा नाम क्या था? अलेक्जेंडर सिकंदर, अलेक्जेंडर सिकंदर। तो नाम बिगाड़ने में तो हम लोग मारवाड़ी एक्सपर्ट है। राजेंद्र होता है तो राजेंद्रिया, जितेंद्र होता है तो जितेंद्रिया, तो अलेक्जेंडर सिकंदर था तो अलेक्जेंड्रिया, और पीछे कोटा में है तो पेरिकोटा। याद रखने का तरीका है, अन्यथा न लें। तो अलेक्जेंडर पेरी के नाम से थोड़ा सा आप इसको याद रख सकते हैं। अलेक्जेंड्रिया पेरिकोटा घाघरानी तोते का क्या है? वैज्ञानिक नाम है। इसे पुराने ज़माने का सीसीटीवी कैमरा भी कहते हैं। पुराने ज़माने में आपके जो है क्या होता था कि ये जो आपके घाघरानी तोता है या हीरामन तोता है, इंसान इसको पालते थे। और आपको पता है गांव में क्या है कि घर के आगे बाहर चौगान होता था, उसमें नीम का पेड़ होता था, और वही नीचे बैठे बैठे सब लोग आपस में बातें करते रहते थे। तो कोई दुश्मन होता था तो वो सोचता था कि भाई मेरा दुश्मन जो है मेरे बारे में क्या सोचता है, तो वो क्या करता, अपने तोते को अपने दुश्मन के घर पे नीम के पेड़ पे नीचे ऊपर भेज देता था। तोता बाज आके चुपचाप बैठ जाता था और उनकी सारी बातें सुनता रहता, तो दिमाग में रिकॉर्ड कर लेता था और वापस आके अपने मालिक को बता देता था कि आपके बारे में ये लोग ऐसी ऐसी बातें करते हैं। इसलिए इसको पुराने ज़माने का सीसीटीवी कैमरा भी कहते हैं। घाघरानी तोता जो है इसी दर्रा राष्ट्रीय उद्यान में पाया जाता है। तो मित्रों, ये है आपके तीनों राष्ट्रीय उद्यानों की संपूर्ण जानकारी। उम्मीद है आपको अच्छी लगी होगी। एक बार आप लोग थोड़ा सा वापस दिमाग लगाइए। मैंने आपको 3 राष्ट्रीय उद्यान बताए हैं फिलहाल आपके, जिसमें एक बताया मैंने आपको रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान सवाई माधोपुर, दूसरा बताया मैंने आपके केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान भरतपुर, और तीसरा बताया दर्रा राष्ट्रीय उद्यान कोटा। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान, दिमाग सेट करना, 1980 में ये राष्ट्रीय उद्यान बना। तो अगले साल कौन बना? आपके केवलादेव 1981, और दर्रा 2012। तो बनने की तारीखें तो आपको याद होगी 80, 81 और 2012। अब अगर हम लोग बात करें रणथंभौर की, तो दिमाग सेट करो, 80 में बनने के 6 साल पहले 1974 में इसको किस में शामिल किया गया था? आपके बाघ परियोजना में। तो इसकी तो याद रखना, 80 में बना था, 6 साल पहले बाघ परियोजना में शामिल हुआ था। केवलादेव है बनने के 2 साल बाद और 2 साल बाद, 2 साल बाद यानी 1983 में आपके जो है रामसर में शामिल हुआ। उसके 2 साल बाद 1985 में जो है आपके विश्व धरोहर सूची में शामिल हुआ यूनेस्को द्वारा आपके। तो ये 6 साल पहले, ये 2 साल बाद, 2 साल बाद, और ये 2012 बना और अगले ही साल 2013 में आपके बाघ परियोजना में शामिल हुआ। तो याद रखिएगा, रणथंभौर और दर्रा ये बाघ परियोजना में शामिल है। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान है लेकिन बाघ परियोजना में शामिल नहीं है। इसके अलावा सरिस्का एक अभ्यारण्य है, परंतु किस में शामिल है? बाघ परियोजना में। और इसको याद रखना का तरीका बताया था, रणथंभौर के बाद चौका लगाओगे, बाघ गणना 4 सालों में होती है, चौका लगाओगे 1978 में आपका जो है सरिस्का बाघ परियोजना शामिल हुआ, 2013 में दर्रा। तो राजस्थान में 3 बाघ परियोजनाएं हैं और 3 राष्ट्रीय उद्यान भी है, लेकिन जो तीनों के तीनों राष्ट्रीय उद्यान है वो तीनों के तीनों बाघ परियोजनाएं नहीं है, 2 ही है उसमें से। तीसरी बाघ परियोजना कौन सी है? सरिस्का है। तो ये आप लोग 1-2 बार सोचें अच्छे तरीके से, 1-2 बार वीडियो को देखें, आराम से इसके नोट्स बनाएं। आप लोग बैठकर देखते देखते अच्छे तरीके से नोट्स लिखते जाएं, आराम से आपकी चीज़ें दिमाग में सेट हो जाएगी। अगले टॉपिक के में नए टॉपिक के साथ वापस हम लोग मिलेंगे। धन्यवाद, आज इतना ही।